हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए थर्ड सेमेस्टर में एचआर स्पेशलाइजेशन का जो सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ, उसकी फिफ्थ यूनिट का फिफ्थ टॉपिक हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। फिफ्थ टॉपिक हमारा जो दिया हुआ है वो है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946। अब देखो ये जो एक्ट है ये कब का है, 1946 का है। और इस एक्ट में बात की गई है कि जो कंपनी होती है, इंडस्ट्री होती है या फैक्ट्री होती है, वहाँ पर जो वर्कर काम करते हैं या जो एम्प्लॉय होते हैं, एम्प्लॉय के लिए रिटर्न रूल्स बनाना कंपलसरी, मतलब लिखित में रूल्स बनाना जरूरी है, कंपलसरी है ये, ताकि क्या हो सके, ताकि वर्कर को ये पता रहे कि उसका वर्क, उसकी ड्यूटी, उसका टाइमिंग, उसके लीव या डिसिप्लिन के रूल्स क्या है। मतलब जैसे कंपनी में कोई वर्कर है जो काम करता है, अब काम तो कर रहा है लेकिन उसको मतलब कहना चाहिए कि कौन से डिसिप्लिन्स को फॉलो करना है, उसके क्या रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे, उसकी टाइमिंग क्या होगी, ये सारी चीज़ें भी तो उसे पता होना चाहिए ना। तो इसके लिए कंपनी को लिखित में, रिटर्न फॉर्म में रिटर्न रूल्स बनाना जरूरी है। इस एक्ट में इसकी बात की गई है। अब देखो यहाँ पर हम डेफिनेशन के थ्रू देखते हैं कि ये एक्ट क्या बोलता है। इज अ लॉ दैट, मतलब जो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946 है वो एक क्या है, लॉ है, दैट मैंडेट्स फैक्ट्री एंड इंडस्ट्री टू मेक क्लियर रिटर्न रूल्स स्टैंडरी ऑर्डर। ये रिटर्न रूल्स को ही स्टैंडिंग ऑर्डर कहा जाता है, ठीक है। रिटर्न रूल्स स्टैंडिंग ऑर्डर्स फॉर देयर वर्कर्स सच एज what the work will be, what the timing will be, how holiday will be given, what the discipline will be, what will be consider misconduct etc। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट है ये क्या है, एक लॉ है जिसमें यहाँ पर जो वर्कर्स हैं, मतलब जो फैक्ट्री और इंडस्ट्री के जो वर्कर्स हैं उनके लिए यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली मतलब एकदम बिल्कुल साफ रिटर्न रूल्स, जिसे हम स्टैंडिंग ऑर्डर्स भी कहते हैं, ये बनाने की बात की गई है। ठीक है, मैं क्लियर, मतलब ये बनाने की बात की गई है। जैसे यहाँ पर कि वर्कर्स जो हैं, वर्कर्स के वर्क क्या होगा, उसका टाइमिंग क्या होगा, हॉलीडे उसे कैसे मिलेंगे, साथ में यहाँ पर जो उसके डिसिप्लिन्स क्या होंगे और यहाँ पर उसका मिसकंडक्ट क्या माना जाएगा। ये सारी चीज़ें एक मतलब कहना चाहिए रिटर्न फॉर्म में, रिटर्न रूल्स में किसी भी फैक्ट्री या इंडस्ट्री में वर्कर्स के लिए साफ क्लियर बनाने की बात की गई है। और ये क्या है, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट क्या है, ये एक लॉ है। इस लॉ में बात की गई है कि किसी भी इंडस्ट्री या फैक्ट्री में जो वर्कर वर्क कर रहे हैं उनके लिए बिल्कुल क्लियर रिटर्न रूल्स और स्टैंडिंग ऑर्डर बनाने की बात की गई है। अब ये स्टैंडिंग ऑर्डर या रिटर्न रूल्स क्या है, ये है जैसे कि वर्क क्या होगा, यहाँ पर टाइमिंग क्या होगी, डिसिप्लिन्स क्या होंगे, मिसकंडक्ट कैसे माना जाएगा, क्या माना जाएगा, हॉलीडे कैसे मिलेंगे, सस्पेंशन कैसे होगा, टर्मिनेशन कैसे होगा किसी एम्प्लॉय का, ओवर टाइम के रूल्स क्या होंगे, ये सारी चीज़ों को ही स्टैंडिंग ऑर्डर कहते हैं। और ये सारी चीज़ों को लिखित फॉर्म में, रिटर्न फॉर्म में, मतलब रिटर्न रूल्स के अकॉर्डिंग जो एम्प्लॉय है उसे बताना होगा। इस चीज़ की बात की गई है इस एक्ट में। ठीक है, अब इसका जो पर्पस है, ये इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है जो वर्कर है, वर्कर को क्लियरिटी मिले, जो कंपनी का सिस्टम है उसमें ट्रांसपेरेंटी रहे, मतलब अगर ट्रांसपेरेंटली बनी रहेगी तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, डिस्प्यूट्स नहीं होंगे मैनेजमेंट और वर्कर में। अब जो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट है इसे क्यों बनाया गया है, तो देखो इसे इसलिए बनाया गया क्योंकि पहले क्या होता था, जो कंपनी थी, कंपनी पहले अपनी मन मर्जी के रूल्स बनाती थी, जिससे क्या होता था कि जो वर्कर है, वर्कर को पता ही नहीं होता था कि उनको क्या अलाउड है कंपनी में, उन्हें कौन से रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने हैं और क्या मिसकंडक्ट माना जाएगा, पनिशमेंट कैसे मिलेगी, ये सारी चीज़ें एक वर्कर को पता ही नहीं होता था। इसीलिए फिर इस एक्ट के थ्रू, जो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट है, इस एक्ट के थ्रू यहाँ पर जितनी भी फैक्ट्री है या जितनी भी इंडस्ट्रीज है वहाँ पर ये कंपलसरी किया गया कि आपको रिटर्न रूल्स मतलब स्टैंडिंग ऑर्डर्स बनाना है। ये कंपलसरी रहेगा हर इंडस्ट्री के लिए, हर फैक्ट्री के लिए। इसीलिए
जो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट है इसे बनाया गया, और कब बनाया गया है, इसे बनाया गया है 1946 में बनाया गया। ठीक, अब यहाँ पर जो ये एक्ट है, इस एक्ट के कुछ मेन पॉइंट दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे वन बाय वन करके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर देखेंगे, इसका फर्स्ट पॉइंट जो दिया हुआ है, इट इज मैंडेटरी टू मेक रिटर्न रूल्स, मतलब जो रिटर्न रूल्स है उन्हें बनाना मैंडेटरी है, मतलब अनिवार्य है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसे मान लो कि कोई इंडस्ट्री है या कोई फैक्ट्री है, यहाँ पर वो अपने वर्कर के लिए, अपने एम्प्लॉय के लिए यहाँ पर रिटर्न रूल्स बनाती है। जैसे कोई स्टील कंपनी है, स्टील कंपनी में यहाँ पर एम्प्लॉय के लिए रूल्स बना दिए गए कि आपकी जो मॉर्निंग शिफ्ट होगी वो 9 से 5 होगी, जो आपका ब्रेक टाइम होगा वो होगा 1 से 2 बजे तक के का। इसमें वार्निंग फॉर बीइंग लेट, अगर लेट आते हो तो वार्निंग दी जाएगी, और अगर एब्सेंट विदाउट नोटिस, मतलब बिना नोटिस के अगर आप एब्सेंट होते हो तो यहाँ पर आपको फाइन लगेगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पर एक रिटर्न रूल्स के फॉर्म में बना दिया गया और उसे नोटिस बोर्ड में भी लगा दिया गया, जिससे क्या हुआ, सारे वर्कर्स को कौन से रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना है ये पता चल गया। ठीक, फिर सेकंड हमारा है द रूल्स हैव टू बी अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट। अब यहाँ पर जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने यहाँ पर रूल्स को अप्रूव किया। अब जैसे जो फैक्ट्री है या जो कंपनी है उसने अपने यहाँ पर रूल्स बना लिए, ठीक है, अब रूल्स को अप्रूव भी कराना है तो वो कैसे कराएगा। जैसे मान लो कि उसने यहाँ पर जैसे कंपलसरी रूल्स अप्लाई, जैसे किसी भी कंपनी के रूल्स कब अप्लाई होंगे, आपका जैसे वो मान लो कि सर्टिफाइंग ऑफिसर के पास में भेजता है। जैसे कि मान लो एक स्टील कंपनी है या टेक्सटाइल कंपनी है, उसने अपनी कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस बना लिए, रूल्स तो बना लिए, लेकिन उसको अप्लाई वो कब करेगा, जब तक अब वो अपने रूल्स को सर्टिफाइंग ऑफिसर के पास नहीं भेजेगा, उससे चेक नहीं करवाएगा, और ये ऑफिसर जब तक उसे अप्रूव नहीं करता तब तक ये जो रूल्स हैं, ये रूल्स किसी भी कंपनी में अप्रूव नहीं होते हैं, अप्लाई नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जो मान लो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन में ये यहाँ का सर्टिफाइंग ऑफिसर है। ठीक है, अब यहाँ पर ये रूल्स बना दिए गए सारी चीज़ें। अब ये कंपनी के रूल्स हैं, इस रूल्स को सर्टिफाइंग ऑफिसर, मतलब ये ऑफिसर के पास में भेजा, इसने चेक किया सारे रूल्स को चेक करने के बाद उसे लगा कि हाँ सारे जो रूल्स बनाए गए हैं वो ठीक है, तब जाकर के इसने इस रूल्स को अप्रूव किया। ठीक है, रूल्स को अप्रूव कर दिया। अब अप्रूव करने के बाद में कंपनी इस रूल्स को अपने यहाँ पर अप्लाई कर सकती है, अपने यहाँ फॉलो करवा सकती है एम्प्लॉय से। और अगर सर्टिफाइंग ऑफिसर ने या जो गवर्नमेंट का ऑफिसर है, अगर उसने इन रूल्स को मतलब अप्रूव नहीं किया और मतलब करेक्शन करने के लिए बोल दिया, तो कंपनी को उसमें करेक्शन करना पड़ेगा। बिना करेक्शन के कंपनी उस रूल्स को अपने यहाँ पर एम्प्लॉय के लिए फॉलो नहीं कर सकती है। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या हुआ सेकंड स्टेप में कि जो भी रूल्स बनाए गए उसे गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव करवाया जाता है। जैसे यहाँ पर कंपनी के रूल्स को अप्लाई कब तक नहीं कर सकते, जब तक सर्टिफाइंग ऑफिसर उसे अप्रूव नहीं कर देता, और जब सर्टिफाइंग ऑफिसर अप्रूव कर देता है तो कंपनी उसे अपने यहाँ पर फॉलो या अप्लाई करवा सकती है। और अगर सर्टिफाइंग ऑफिसर बोलता है कि आपको रूल्स रेगुलेशन में करेक्शन करना पड़ेगा, तो कंपनी को अपने रूल्स रेगुलेशन में करेक्शन करना पड़ता है, तब जाकर फिर सर्टिफाइंग ऑफिसर उसे अप्रूव करता है और फिर वो कंपनी में यहाँ पर अप्लाई होते हैं। ठीक है, जो थर्ड स्टेप है हमारी, इसमें दिया हुआ है रूल्स हैव टू बी शो टू ऑल वर्कर्स। अब जो रूल्स हैं यहाँ पर, जो भी कंपनी ने रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं, सारे ऑल वर्कर्स को शो करना होता है। जैसे हर कंपनी में एक नोटिस बोर्ड लगा होता है, नोटिस बोर्ड में मतलब जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसको डिस्प्ले करना होता है, शो करना होता है। जैसे लीव रूल्स क्या होंगे, शिफ्टिंग टाइमिंग क्या होगा, मिसकंडक्ट की डिटेल्स, ये सारी चीज़ें नोटिस बोर्ड में बताया जाता है, मतलब वर्कर्स को दिखाया जाता है कि आपके जो लीव रूल्स क्या होंगे, शिफ्टिंग टाइमिंग क्या होगी और मिसकंडक्ट की डिटेल क्या होगी। ये सारी चीज़ें कंपनी को यहाँ पर मतलब ऑल वर्कर्स को शो करना पड़ता है नोटिस बोर्ड में लगा करके। फिर उसके बाद में है डिसिप्लिनरी एक्शन मस्ट बी ट्रांसपेरेंट। अब यहाँ पर जो डिसिप्लिनरी एक्शन होगा उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जैसे
कोई किसी भी फैक्ट्री में कोई एम्प्लॉय है, उसको अगर पनिशमेंट देना है तो विदाउट रूल्स के, मतलब अगर पनिशमेंट देना है तो विदाउट रूल्स के आप पनिशमेंट उसे नहीं दे सकते हो। जैसे मान लो कि जो मतलब रिटर्न रूल्स है, रिटर्न रूल्स में अगर लिखा हुआ है कि जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को यहाँ पर एक बार, जैसे मान लो कि कोई कंपनी में एक एम्प्लॉय जैसे मान लो लेट आता है, ठीक है, कंपनी में कोई एम्प्लॉय अगर लेट आ रहा है तो रूल्स में लिखा हुआ है कि पहले उसे वार्निंग देना है, तभी उस पर आप सेकंड टाइम पर फाइन लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप उसको पनिशमेंट विदाउट रूल्स के नहीं दे सकते, मतलब आपको पहले एक बार अगर कोई एम्प्लॉय लेट आता है तो एक बार उसे वार्निंग देना है, फिर भी अगर वो लेट आना बंद नहीं करता है तब आप उस पर सेकंड टाइम में फाइन लगा सकते हो, पर बिना वार्निंग के पहले आप उस पर फाइन नहीं लगा सकते हो। पहले वार्निंग देना होगा एक बार, तब भी वो अपनी आदतों को ठीक नहीं करता है तो सेकंड टाइम पर आप उस पर फाइन लगा सकते हो, क्योंकि रूल्स यही कहता है, इसीलिए। फिर उसके बाद में है मिसकंडक्ट शुड बी क्लियरली रिटन। अब यहाँ पर जो मिसकंडक्ट के जो भी रूल्स होंगे, जो भी उसके रूल्स रेगुलेशन बनाए होंगे, उनको रिटन फॉर्म में क्लियरली वर्कर्स को बताना होगा। अब देखो यहाँ पर मिसकंडक्ट क्या माना जाएगा, मिसकंडक्ट माना जाएगा यहाँ पे टू एसिस्टियल फाइट एब्सेंट विदाउट एक्सप्लेनेशन डैमेज द मशीन। मतलब अगर मान लो किसी एम्प्लॉय ने कंपनी में चोरी कर लिया, ठीक है, किसी कंपनी में, अपनी कंपनी में कोई चोरी कर लिया, किसी से लड़ाई झगड़ा कर लिया, एब्सेंट विदाउट एक्सप्लेनेशन, मतलब किसी एक्सप्लेनेशन के बिना अगर वो एब्सेंट हो जाता है, डैमेज द मशीन, मतलब अगर वो मशीनों को ज़बरदस्ती डैमेज करने की कोशिश करता है, तो इस कंडीशन, इस ये जो कंडीशंस होती है इसे मिसकंडक्ट माना जाता है। मिसकंडक्ट मतलब दुराचार, या हम कह सकते हैं कि किसी एम्प्लॉय के अंदर जो अवगुण होते हैं, ठीक है, मतलब कोई जैसे कसूर करता है, उस चीज़ को कहा जाता है मिसकंडक्ट। तो यहाँ पर मिसकंडक्ट क्लियरली रिटन फॉर्म में लिखे होने चाहिए कि अगर कोई एम्प्लॉय चोरी करता है, कोई लड़ाई करता है ज़बरदस्ती में, या बिना बताए एब्सेंट होता है, या फिर अगर मान लो कि मशीनों को डैमेज कर रहा है, तो इस चीज़ को मिसकंडक्ट माना जाएगा और उसे यहाँ पर फिर पनिशमेंट भी मिलेगी। फिर उसके बाद में है फेयर प्रोसीजर फॉर टर्मिनेशन एंड सस्पेंशन। अब यहाँ पर जो टर्मिनेशन की और सस्पेंशन की प्रोसीजर होगी वो फेयर होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि आपने किसी भी एम्प्लॉय को, आपको वो अच्छा नहीं लग रहा है तो आपने उसको निकाल दिया, टर्मिनेट कर दिया, कोई गलत एक्टिविटी के थ्रू आप उसको सस्पेंड कर रहे हो, तो ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ पर अगर वर्कर को सस्पेंड करना है तो प्रॉपर रिटन रूल्स के अकॉर्डिंग ही आप उसको, मतलब जो कंपनी है वो उसको सस्पेंड कर सकती है। रिटन रूल्स में जो चीज़ लिखा होगा सस्पेंशन के लिए, टर्मिनेशन के लिए जो रूल्स बने होंगे, उसी रूल्स के अकॉर्डिंग जो कंपनी है वो यहाँ पर एम्प्लॉय को सस्पेंड कर सकती है। जैसे अगर रूल्स में ये लिखा हुआ है कि वर्कर को आप मतलब बिना इंक्वायरी के सस्पेंड नहीं कर सकते हैं, मतलब जो कंपनी है, कंपनी बिना इंक्वायरी के वर्कर को सस्पेंड नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर जब तक उस वर्कर की इंक्वायरी नहीं होगी, कंपनी उसे सस्पेंड नहीं कर सकती। पहले इंक्वायरी करना पड़ेगा वर्कर की, तब जा कर के उसका सस्पेंशन होगा, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो क्या था, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट। इसमें किस चीज़ की बात की गई है कि एक मतलब जो कंपनी है या जो फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, वहाँ पर एम्प्लॉय के लिए रिटर्न रूल्स बनाना कंपलसरी है। अब ये जो रूल्स बनते हैं रिटर्न रूल्स, या हम इसी को कहते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर। तो ये जो रूल्स या रेगुलेशन बनाए जाते हैं वो किस लिए बनाए जाते हैं कि जो एम्प्लॉय है, जो वर्कर है, उसका क्या वर्क होगा, उसकी क्या ड्यूटी होगी, उसकी क्या टाइमिंग होगी, हॉलीडे उसे कैसे मिलेगा, डिसिप्लिन्स के रूल्स क्या होंगे, उसका सस्पेंशन और टर्मिनेशन रूल क्या होगा, ओवर टाइम के रूल्स क्या होंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर लिखित में एम्प्लॉय को बताना होता है। इसी चीज़ की बात की गई है इस एक्ट में। और इसके मेन पॉइंट हमने क्या क्या पढ़े, सबसे पहले हमने यहाँ पर पढ़े कि रिटर्न रूल्स बनाना मैंडेटरी है, मतलब ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर जैसे मान लो कि कोई एक ऐसा नोटिस बोर्ड बना हुआ है, ठीक है, जैसे एक ऐसा नोटिस बोर्ड बना हुआ है, स्कूलों में भी लगा हुआ रहता था, स्कूलों में भी देखे होंगे, कॉलेजों में भी देखे होंगे।
और फैक्ट्रीज और कंपनीज में भी लिखा होता है। अब यहाँ पर सारी चीज़ें लाइन से लिखी हुई होती है कि ये रूल्स आपको फॉलो करना होगा। जैसे मॉर्निंग की शिफ्ट यहाँ पर 9 से 5, ब्रेक टाइम 1 से 2, वार्निंग फॉर बीइंग लेट मतलब लेट आने पर वार्निंग दी जाती है, और एब्सेंट विदाउट नोटिस, बिना नोटिस के अगर एब्सेंट होते हैं तो पनिशमेंट भी मिलता है या फाइन लगता है। फिर सेकंड में क्या था कि कोई भी रूल्स अगर बन रहे हैं कंपनी में, कोई भी रूल्स रेगुलेशन बन रहे हैं तो कंपनी अपने मनमर्जी के रूल्स नहीं बना सकती है, उसे गवर्नमेंट से पहले चेक करवाना पड़ता है, गवर्नमेंट ऑफिसर उसे अप्रूव करता है, तब जाकर के कंपनी उसे अपने यहाँ पर अप्लाई करती है। ऐसे नहीं होता है कि कंपनी ने अपने मनमर्जी के रूल्स रेगुलेशन बना लिए और एम्प्लॉय के ऊपर थोप दिए कि आपको इसे फॉलो ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होने लग जाए तो यहाँ पर तो एम्प्लॉय का एक्सप्लॉयटेशन होने लग जाएगा, उनसे ओवर वर्क करवाने लग जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर गवर्नमेंट से रूल्स रेगुलेशन को अप्रूव किया जाता है, और गवर्नमेंट अगर कोई करेक्शन करने बोलती है उस रूल्स रेगुलेशन में तो कंपनी को उसे करेक्शन भी करना पड़ता है, तब जाकर के ही वो कंपनी में अप्लाई होते हैं। फिर उसके बाद में था यहाँ पर रूल्स हैव टू बी सो द ऑल वर्कर्स, मतलब जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं वो इस तरीके से नोटिस बोर्ड में लिख करके जो ऑल वर्कर्स हैं ऑल वर्कर्स को शो करना होता है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि लीव रूल्स क्या होंगे, शिफ्टिंग टाइमिंग क्या होगी, मिसकंडक्ट क्या माना जाएगा, तो एक नोटिस बोर्ड में सारी चीज़ों को दिखाया जाता है, डिस्प्ले किया जाता है। फिर उसके बाद में है डिसिप्लिनरी एक्शन मस्ट बी ट्रांसपेरेंट। अब यहाँ पर जो डिसिप्लिनरी एक्शन है उसमें ट्रांसपेरेंटी होना चाहिए, मतलब पारदर्शिता होना चाहिए कि पनिशमेंट जो रूल्स रेगुलेशन में लिखा होगा उसी के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। विदाउट रूल्स के आप किसी भी एम्प्लॉय को, मतलब जो कंपनी है विदाउट रूल्स के वो पनिशमेंट नहीं दे सकती है। जैसे रूल्स में लिखा है कि अगर कोई एम्प्लॉय लेट आता है तो उसे एक बार वार्निंग दी जाएगी, और सेकेंड टाइम भी अगर वो लेट आएगा तब उस पर फाइन लगा दिया जाएगा, तब उसे वार्निंग नहीं दी जाती। फिर यहाँ पर जो मिसकंडक्ट होते हैं वो क्लियरली रिटन फॉर्म में लिखे होना चाहिए कि अगर कोई एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में या फैक्ट्री में चोरी करता है, ज़बरदस्ती लड़ाई करता है, बिना एक्सप्लेनेशन के अगर एब्सेंट होता है, या फिर मशीनों को डैमेज करता है, तो इन सारी चीज़ों को मिसकंडक्ट माना जाएगा, दुराचार माना जाएगा। और अगर ऐसा कोई एम्प्लॉय करता है तो उस पर एक्शन भी लिया जा सकता है, उसको पनिश भी किया जा सकता है। लास्ट में था कि अगर किसी एम्प्लॉय को टर्मिनेशन या सस्पेंशन देना है तो उसके लिए फेयर प्रोसीजर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी से आपकी कोई दुश्मनी है, पहले बहुत जमानों वाली दुश्मनी है, और वो आप कंपनी में काम कर रहा है, आपसी में आप एक दूसरे के आमने सामने आ गए तो बोल दिया अरे हमारी तो जमानों से दुश्मनी है, उसको निकाल दो कंपनी से। तो ऐसा नहीं होता है, एक फेयर प्रोसीजर होती है कि अगर वर्कर को सस्पेंड करना है तो प्रॉपर रिटन रूल्स होंगे। जैसे मतलब जो एम्प्लॉय है उसकी इंक्वायरी होती है, बिना इंक्वायरी के कंपनी उसको अपने यहाँ से नहीं निकाल सकती है, सस्पेंड नहीं कर सकती है। अगर उसने कंपनी में कोई गलत काम किया है, यहाँ पे मिसकंडक्ट किया जैसे यहाँ मैंने बताई, तब जाकर के कंपनी उसे निकालती है। अगर आपकी आपसी कोई दुश्मनी है बाहर की पहले की, तो आप उसके लिए कंपनी किसी एम्प्लॉय को सस्पेंड नहीं कर सकती, ये फेयर प्रोसीजर नहीं माना जाता है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। I hope this topic is clear and thank you for watching this video.